हेलो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग उपभोक्ता संतुलन एवं उसकी विश्लेषण पढ़ रहे थे। हमने उनका उपयोगिता का परिचय, उपभोक्ता के कौन होता है और उपयोगिता का अर्थ, उपयोगिता की विशेषताएं, ये सब का अध्ययन किए और उपयोगिता के प्रकारों के बारे में भी हमने अध्ययन किया, जिसमें हमने ये अध्ययन किया कि उपयोगिता दो प्रकार की होती है, कुल उपयोगिता एवं सीमांत उपयोगिता। क्योंकि हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं कि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक परिस्थिति होती है और एवं यह व्यक्तिपरक होती है। यह व्यक्ति पर निर्भर करती है, उपभोग की तत्परता पर निर्भर करती है। उपयोगिता अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकती है। उपयोगिता का लाभदायकता के साथ कोई संबंध नहीं है। उपयोगिता जिससे दो प्रकार की होती है, कुल उपयोगिता एवं सीमांत उपयोगिता। तो पिछले क्लास में हमने कुल उपयोगिता के बारे में अध्ययन किया था। आज हम लोग सीमांत उपयोगिता के बारे में अध्ययन करेंगे। सीमांत उपयोगिता किसी दी गई वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई से सीमांत उपयोगिता किसी दी गई वस्तु की एक अतिरिक्त उपभोग की गई इकाई से प्राप्त होने वाली अतिरिक्त उपयोगिता होती है। दो इकाइयों के बीच के उपयोगिता का अंतर ही सीमांत उपयोगिता को बताता है। प्रत्येक अतिरिक्त इकाई जो होती है वो सीमांत इकाई होती है और उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता सीमांत उपयोगिता होती है। क्योंकि उपयोगिता को हम ये कंसेक्यूटिव होता है, इसको इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि अगर हम 4 रोटी खाते हैं तो पहली रोटी से जो हमें उपयोगिता मिलेगी वो पहली रोटी की कुल उपयोगिता भी होगी और उसकी सीमांत उपयोगिता भी होगी। लेकिन जब हम दूसरी रोटी का उपभोग करेंगे तो हमारी कुल उपयोगिता जो होगी वह क्या होगी, पहली और दूसरी रोटी की सीमांत उपयोगिता का योग होगा। उसी प्रकार से जब हम तीसरी रोटी का उपभोग करेंगे तो उसकी जो कुल उपयोगिता होगी वो पहली रोटी, दूसरी रोटी एवं तीसरी रोटी की सीमांत उपयोगिता का योग होगा। तो अगर हमें पता लगाना है कि हमें तीसरी रोटी से कितनी उपयोगिता प्राप्त हुई है तो हमें चौथी रोटी और तीसरी रोटी के बीच की कुल उपयोगिता को घटाना होगा। अगर हमें ये पता लगाना है कि दूसरी रोटी से क्या उपयोगिता मिली है तो हमें तीसरी रोटी और दूसरी रोटी के बीच की कुल उपयोगिता को घटाना होगा। इस प्रकार हम आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे और हमें प्रत्येक इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता पता चलता जाएगा। लेकिन सीमांत उपयोगिता जो होती है वो उसका एक जो नेचर होता है, प्रकृति होती है कि वह हमेशा अधिक से आरंभ होती है और वो शून्य तक जाती है, उसके बाद वो ऋणात्मक जाता है। अर्थात सीमांत उपयोगिता धनात्मक भी हो सकती है, शून्य भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। वहीं कुल उपयोगिता सिर्फ धनात्मक ही होता है, ना ही वो शून्य हो सकता है, ना ही वो ऋणात्मक हो सकता है। सीमांत उपयोगिता की परिभाषाएं विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अपनी अपनी तरह से दिया है, जिसमें से सबसे पहले प्रोफेसर सैमुअलसन ने दिया है कि सीमांत उपयोगिता क्या है। उसके बारे में उन्होंने अपने अनुसार से उसकी परिभाषा दी है कि सीमांत तुष्टि गुण उस अतिरिक्त तुष्टि गुण को बताता है जो वस्तु की एक अंतिम अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होती है। The term marginal utility refers to extra utility added by one extra last units of goods। प्रोफेसर बोल्डिंग के शब्दों में किसी वस्तु की दी हुई मात्रा भी सीमांत उपयोगिता या तुष्टि गुण, कुल उपयोगिता या तुष्टि गुण में होने वाली वह वृद्धि है जो उसके उपभोग में एक इकाई में वृद्धि के परिणाम स्वरूप होती है। द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एन क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी इज द इंक्रीज इन द टोटल यूटिलिटी विच रिजल्ट्स फ्रॉम ए यूनिट इंक्रीज इन द कंजप्शन। इसे हम इसकी उदाहरण से भी एवं सारणी से भी एवं इसके सूत्र से भी इसे समझ सकते हैं।
इसे हम अगली क्लास में, जिसे मैं आपको शेयर करूँगी, सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता को अगर हम समझना चाहें तो इस प्रकार से समझ सकते हैं कि अगर TUN मतलब TU क्या है? कुल उपयोगिता है, टोटल यूटिलिटी। N मतलब nth यूनिट कुछ भी हो सकता है, इसका उपभोक्ता के उपभोग के ऊपर निर्भर करता है। वो 5 इकाई का उपभोग कर रहा है, 6 का कर रहा है, 10 का कर रहा है या 80 का कर रहा है, ये उपभोक्ता के ऊपर निर्भर करता है। तो अगर वो इकाई कुछ भी हो उसे हम n इकाई मान लेते हैं। तो TUN इकाई क्या होगा? TUN इकाई क्या होगा? बराबर उपयोगिता पहला इकाई जोड़ उपयोगिता दूसरा इकाई जोड़ उपयोगिता तीसरा इकाई जोड़ उपयोगिता चौथा इकाई जोड़ उपयोगिता पांचवा इकाई और यह डॉट 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 जोड़ उपयोगिता nth इकाई। मतलब इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि उपयोगिता जो होती है वह प्रत्येक इकाई से जुड़ जुड़ के प्रत्येक इकाई से मिलने वाली उपयोगिता, जिसे हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं, उसे जब हम उसका योग करेंगे तो वो कुल उपयोगिता होगी। तो अब मान लेते हैं कि एक व्यक्ति 6 इकाई का उपभोग करता है, तो 6 इकाई से मिलने वाली जो उपयोगिता है उसको अगर हम योग करेंगे तो वो उसकी कुल उपयोगिता होगी। किसी भी उपभोक्ता को यह निर्णय अगर लेना है कि उसे किसी वस्तु का कितना उपभोग करना है, उसे कितना खरीदना है और कब तक उपभोग करना है, तो इस स्थिति में उसको उपयोगिता के बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उपयोगिता ही उसे वह दिशा निर्देश देता है जिसके माध्यम से वह व्यक्ति यह निर्णय ले सकता है कि उसे उस वस्तु का कितना उपभोग करना है और कैसे उपभोग करना है। अब हम इस उपयोगिता के बारे में इतना भी जान लेते हैं कि कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के बीच में एक संबंध होता है। अब बच्चों, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि कुल उपयोगिता एवं सीमांत उपयोगिता के बीच में उत्पन्न होने वाले संबंधों के बारे में वर्णन करे या उनकी चर्चा करे। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमें यह पहले जानना होगा कि सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता के बीच में कैसा संबंध होता है। जैसे कि हमने पहले ही कहा कि कुल उपयोगिता सर्वथा धनात्मक रहती है, पॉजिटिव रहती है, और सीमांत उपयोगिता पहले धनात्मक होती है, फिर शून्य होती है, फिर वो ऋणात्मक होती है। इन दोनों के बीच में जो संबंध होता है वो कैसा होता है, इसको हम लोग चर्चा कर सकते हैं। इसे हम थ्योरेटिकल चर्चा हम लोग इस वीडियो में करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके चित्र और इसकी सारणी के माध्यम से इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो अगर हम देखें कि सीमांत उपयोगिता सबसे पहले सर्वाधिक होती है और जितनी सीमांत उपयोगिता होती है उतनी ही कुल उपयोगिता भी होती है। फिर जैसे जैसे हम एक से दूसरी इकाई, दूसरी से तीसरी इकाई का उपभोग करते जाते हैं तो प्रत्येक आने वाली इकाई से, अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता होती है वो घटती जाती है। घटते घटते यह जो एक ऐसी इकाई आती है जहां हमारी सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है, अर्थात व्यक्ति उस वस्तु के उपभोग से संतुष्ट हो जाता है। उस बिंदु पर हमारी कुल उपयोगिता जो होती है वह कुल उपयोगिता में कोई अंतर नहीं होता है, क्योंकि उससे पहली इकाई से भी उस व्यक्ति को उतनी ही कुल उपयोगिता मिली रहती है जितनी कि उस इकाई से मिली रहती है। तो अर्थात दोनों के बीच का अंतर शून्य है। इसका मतलब है कि वो व्यक्ति संतुष्ट हो गया है। लेकिन अगर उस व्यक्ति को यह एहसास हो कि नहीं, जिस प्रकार से हमें अभी तक से बढ़ती हुई सीमांत उपयोगिता मिली, अभी तक से हमें धनात्मक उपयोगिता मिली प्रत्येक इकाई से, तो इससे भी मिलेगी, तो वह व्यक्ति क्या करता है, उपभोग प्रक्रिया को जारी रखता है। तो यहाँ पर क्योंकि यह साइकोलॉजिकल प्रवृत्ति है, मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति है, तो वह उस व्यवस्था को जारी रखेगा और वह उपभोग करता जाएगा। लेकिन इस बार क्या होगा, उस व्यक्ति को आने वाले इकाई से जो मिलने वाली सीमांत उपयोगिता होगी वह शून्य तो मिली ही थी, उसके बाद उसे
ऋणात्मक या नेगेटिव मिलेगी। पहले थोड़ी नेगेटिव, उसके बाद और बड़ी नेगेटिव और बड़ी नेगेटिव, जिससे वो ये समझ जाएगा कि अब वो खाएगा या उपभोग करेगा तो इससे उसको संतुष्टि नहीं असंतुष्टि मिलेगी, और वहीं पर वो उपभोक्ता अपनी उपभोग की प्रक्रिया को रोक देता है और शून्य पर आके वो टिक जाता है। तो हम लोग दोनों के बीच का संबंध इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है तो कुल उपयोगिता बढ़ती हुई होती है, जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, और जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तो कुल उपयोगिता घटती हुई होती है। तो इसे हम इस प्रकार से भी बोल सकते हैं कि दोनों के बीच का जो तीनों चरण है इसे चित्र के द्वारा भी दिखाया जा सकता है, जिसे हम अगली वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।